Hello dear students, this is Praveen Kumar Jha. Welcome to Unique Classes of Right Way. आज मैं आपका सेमेस्टर 3 का मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि हाउ टू स्टडी इंटरमीडिएट मैक्रो एंड माइक्रो में सारा सिलेबस सारा क्वेश्चन पैटर्न सब हम डिस्कस करते हैं। वहाँ पे सब कुछ सुनने के बाद आप पहली क्लास स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस का, और जो पहला टॉपिक आपके सिलेबस का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो है आपका एग्रीगेट डिमांड। इस क्लास में हम आपके सिलेबस के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप अपने सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं, क्वेश्चन पैटर्न के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे हम पूरे सेमेस्टर को परसीव करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, इन सब बारे में जानना चाहते हैं तो एक बार जरूर उस लेक्चर को पढ़ना चाहिए, हाउ टू स्टडी इंटरमीडिएट माइक्रो एंड मैक्रो, जिसमें सारा सिलेबस डिस्कस होगा। आपका सारे रीडिंग, सारे बुक्स, सारे क्वेश्चन पैटर्न, सारा सिलेबस सब डिस्कस होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आज एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड। यही टॉपिक क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी क्या खास बात है, आज की क्लास में सारा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिखिए आप क्लास नंबर 1। लिखिए बच्चे, आप लोग भी एक प्रॉपर रजिस्टर बना लीजिए और क्लास 1 के हिसाब से सब कुछ नोट करते रहिए। क्लास के अंदर हम जो छोटे छोटे पॉइंट्स बनाएंगे उसको यही नोट करना है, और साथ साथ जो पॉइंट्स हमारे बनेंगे उस पॉइंट्स का पीडीएफ भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा जिस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आएंगे या आए हैं पास्ट ईयर्स में, उनके सॉल्यूशंस वो भी अलग से बना करके आपको अपलोड होता रहेगा। ठीक है जी, तो बहुत अच्छी बात है। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 1 एंड टॉपिक इज एग्रीगेट डिमांड। क्लास नंबर 1, टॉपिक इज एग्रीगेट डिमांड। आप जब मेरे से सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे थे तब मैं बार बार आपसे कहता था, याद कीजिए। और सबसे पहली बात मैं एक चीज़ बोलूँगा कि मेरी क्लासेस में ना टाइमिंग का कोई कंस्टेंट नहीं है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं है। मैं पढ़ाने के लिए नहीं आता हूँ क्लास में, मैं आराम से बात करने आता हूँ, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मुझे बताइए कि जब भी मैं सेकेंड सेमेस्टर आपको पढ़ाता था तब मैंने आपसे हमेशा से कहा है कि सेकेंड सेमेस्टर का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंट्रोडक्टरी तो है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ नहीं समझे आप तो सेमेस्टर 3 में इंटरमीडिएट मैक्रो समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल कहते थे आप। तभी मैंने हर बच्चों को पर्सनली भी व्हाट्सएप पे हमेशा मैसेज करता रहा कि क्या आपने टॉपिक कंप्लीट किया, क्या आपने चैप्टर कंप्लीट किया, क्लासिकल थ्योरी कंप्लीट किया, केनेशियन थ्योरी कंप्लीट किया, आईएसएलएम कंप्लीट किया, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीट किया। अभी भी मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, अगर कंप्लीट नहीं किया तो थोड़ा बहुत आपको पंगा होने वाला है। लेकिन मैं जानता हूँ बच्चों को, मुझे मेरे मेरे ना बच्चों के साथ रिलेशंस काफ़ी पुराना है, 23 ईयर्स का रिलेशन है। मैं बच्चों को पहचानता हूँ। बच्चे होते ही गलतियाँ करने के लिए। मुझे पता है कि उन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ा भी होगा तो उन्होंने ढंग से उसको याद नहीं रख पाया होगा। इसलिए जो सेमेस्टर 3 के जो इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वो लेक्चर्स को हम इसी क्लासेस में रिवाइज कर लेंगे। आई एम सॉरी, सेमेस्टर 2 के जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स थे, हार्डली 4-5 लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे लेक्चर्स हम लोग सेमेस्टर 3 में रिवाइज कर लेंगे। खास करके सेमेस्टर 2 में एक टॉपिक था यूनिट 4। मैं लिखाता हूँ आपको, लिखिए साथ साथ आप लोग। सेमेस्टर 2 में एक टॉपिक था यूनिट 4। यूनिट 4 था, और उसमें क्या था, इनकम स्पेंडिंग। टॉपिक में था आपका इनकम स्पेंडिंग। उसमें था आईएसएलएम। उसमें था फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। याद है आपको? और ऑन एन एवरेज मैंने इस पे 10 क्लासेस, 10 क्लासेस एंड 10 क्लासेस ले रखा है। टोटल 30 क्लासेस ले रखा है, और वो 30 के 30 क्लासेस में अगर अब लेना चाहूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। वो 30 के 30 क्लासेस में अब लेना चाहूँ तो पॉसिबल नहीं है, एकदम पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस 30 क्लासेस में से अराउंड 4-5 क्लासेस एक कैप्सूल बना करके
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको हम निकाल के वहाँ से लाएंगे, मतलब निकाल के नहीं, उसको हम पढ़ाएंगे इस क्लास में। 30 क्लासेस में से अराउंड 4-5 क्लासेस का कैप्सूल बना के यहाँ पे पढ़ाएंगे, आपको हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारे को इस सेमेस्टर में आपको पढ़ाने में तकलीफ ना हो। लेकिन आप कहोगे सर 30 क्लासेस की बातें 4-5 क्लासेस में आप कंप्लीट कर दोगे तो क्या इससे हमारा बात बन जाएगा? ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत समस्या तो रह जाएगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो रह जाएगी, ऑफ कोर्स रहेगी। लेकिन आपके लिए खुशी की बात यह है कि मैं ये 30 क्लासेस का लेक्चर्स भी आपको सेमेस्टर 3 के पैकेज के साथ उसका भी लेक्चर्स डाल दूंगा कुछ दिनों के लिए। बात समझे मैंने क्या कहा? समझे मैंने क्या कहा? जवाब दो कोई बच्चा, समझे क्या क्या कहा मैंने अभी? कितनी अच्छी बात है, कितनी ज़बरदस्त बात मैंने करी है, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप जवाब ही नहीं दे रहे, आप माइक भी ऑन नहीं कर रहे हैं। समझ रहे मैंने क्या कहा? ये 30 लेक्चर्स का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आपने फ़ी दे चुका है, मैंने सर्विस दे चुकी है, बात ख़त्म हो चुका है। लेकिन हमारा रिलेशनशिप सिर्फ सर्विसेज का नहीं है, एक इमोशनल रिलेशन भी होता है टीचर स्टूडेंट का, ठीक है? तो उस दृष्टिकोण से मैं ये सारे लेक्चर्स आपके साथ शेयर करूंगा कुछ दिनों के लिए। अगर कुछ दिनों तक मतलब 30 डेज 35 डेज, इतने दिनों में भी अगर आप 30 लेक्चर नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब है कि आप करना ही नहीं चाहते। तब कौन करा सकता है आपको? सोए हुए को जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाना पॉसिबल नहीं है। मैं 30 लेक्चर्स दूंगा लेकिन आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने इतने इंस्पिरेशन आपको डाल रखे हैं, इतने मैसेजेस भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं कंप्लीट कर पाए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं अभी भी आपको 1 महीना वक्त दूंगा इस लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप वहाँ नहीं भी कंप्लीट कर पाए तो ये 4 लेक्चर जो मैं आज पढ़ाऊँगा इससे भी आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी। और जो बच्चे दोबारा से 30 लेक्चर्स नहीं पढ़ना चाहते उनके लिए भी 4 लेक्चर्स 5 लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रिवाइज हो जाएगा, सब कुछ फटाफट रिवाइज हो जाएगा। ऐसा मैं ही नहीं कर रहा हूँ, ऐसा यूनिवर्सिटी भी नहीं कर रखा है। जो सेमेस्टर 3 का इंटरमीडिएट मैक्रो का रीडिंग है, वो रीडिंग भी यहीं से स्टार्ट होता है, ये 4-5 लेक्चर से यहीं से स्टार्ट होता है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। मतलब कुछ पोर्शन सिलेबस का ऐसा है जो सेमेस्टर 2 में भी है आखिरी में, और सेमेस्टर 3 में भी है बिगिनिंग में, दोनों जगह है। वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन दोनों जगह है। तो जो पोर्शन दोनों जगह है वहीं से कहानी में स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है? प्लीज़ चलिए मुझे बताइए, कोई अवलीन कौर, बातें समझ पा रहे हैं अभी तक आप? अवलीन माइक ऑन कीजिए। यस सर समझ पा रहे हैं, यस सर समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। तो आइए जी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे अपनी क्लासेस को। अब बताते हैं कहानी क्या है। देखिए मैंने सेमेस्टर 2 में हमेशा क्या बात करी, आपको ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहा कि गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में बात किया। मुझे कुछ कुछ पॉइंट लिखने दीजिए। मैंने किसके बारे में बात किया? गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम बारे में बात किया। मुझे पता है आप में से बहुत बच्चों को पता होगा गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ आता है, जहाँ y=AD होता है। मैंने मनी मार्केट इक्विलिब्रियम बारे में बात करी। मनी मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, बता सकते हो जो कहाँ होता है? जहाँ मनी डिमांड इक्वस टू मनी सप्लाई होता है, L=M होता है। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम निकालना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ मनी मार्केट इक्विलिब्रियम निकालना नहीं है। तो क्या मकसद बताओ? मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम हो, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम हो। मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि ओवरऑल इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम हो। क्या आप नहीं चाहते ये चीज़? इक्विलिब्रियम का क्या इंपॉर्टेंस है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। नहीं है तो अभी जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा पता चलेगा आपको। क्या आप नहीं चाहते हैं कि ओवरऑल इक्विलिब्रियम हो, पूरी इकोनॉमी में ओवरऑल इक्विलिब्रियम हो? तो जब ओवरऑल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं आप, तो आपको जानना पड़ेगा कि इकोनॉमी में कौन कौन से मार्केट हैं जहां आप चाहते हो कि ओवरऑल इक्विलिब्रियम हो। तो मार्केट कौन कौन सी है? एक गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट है, एक मनी मार्केट है, और एक लेबर मार्केट है। ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ये 3 मार्केट की स्टडी करते हैं हम लोग।
लिखिए, पहले इस बात को लिखिए, सिर्फ सुनने से बात नहीं बनेगी, लिखिए। ओवरऑल इकोनॉमी में 3 मार्केट है, गुड्स मार्केट, मनी मार्केट एंड लेबर मार्केट। गुड्स मार्केट के बारे में, गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में तो कितनी बात हो चुकी है, मनी मार्केट के बारे में कितनी बात पिछले क्लासेस में, पिछले यूनिट्स में हुई है, और लेबर मार्केट में बात तो यहाँ पे होगी ही होगी, काफ़ी बात होगी। मेरे ख्याल से कम 4-5 क्लासेज हम बात करेंगे ओवरऑल लेबर मार्केट के बारे में, काफ़ी अच्छी बात होगी। राइट सर। गुड्स मार्केट के बारे में अगर हम बात करते हैं, इसका मतलब हम किसके बारे में बात करते हैं? इसका मतलब आईएस कर्व के बारे में बात करते हैं। अगर आईएस कर्व नहीं पता है तो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम नहीं पता है। अगर मनी मार्केट के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब एलएम कर्व के बारे में बात करते हैं। और लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम बारे में बात करेंगे हम, इससे मुझे क्या मिलेगा? इससे मुझे एग्रीगेट सप्लाई कर्व मिलेगा। लिख रहे हैं बच्चे? मुझे क्या मिलेगा इससे? एग्रीगेट सप्लाई कर्व मिलेगा, एएस, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, लेबर मार्केट्स। कैसे मिलेगा सर? अभी नहीं बात करनी उसके बारे में, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई कर्व मेरा टॉपिक ही नहीं अभी। जब हम लेबर मार्केट को पिकअप करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई कर्व को पिकअप करेंगे, तो समझ लो 4-5 क्लास वही बोलते रहेंगे। मैं जंप करके नहीं पढ़ा सकता, जिस टॉपिक पे स्टिक कर रहा हूँ उसके बारे में बात करना मुझे अभी, वो कंप्लीट होगा तब वहाँ के बारे में बात करेंगे। बस ये जान लो कि जब हम लेबर मार्केट के बारे में बात करेंगे तो मुझे एग्रीगेट सप्लाई मिलेगा। तो सर आईएस कर्व और एलएम कर्व के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आईएस में क्या होता है? आई इक्वस टू एस होता है। आई स्टैंड फॉर व्हाट? इन्वेस्टमेंट। एस स्टैंड फॉर व्हाट? सेविंग। हाँ, इसको कई कई बुक ये भी लिखता है, इनकम। इनकम इक्वस टू क्या लिखता है? इनकम इक्वस टू लिखता है एक्सपेंडिचर। कई कई बुक ये भी लिखता है, एक्सपेंडिचर नहीं स्पेंडिंग लिखता है। तो या तो इन्वेस्टमेंट इक्वस टू सेविंग हो जाए या इनकम इक्वस टू स्पेंडिंग हो जाए, दोनों केस में हमारा आईएस कर्व डिराइव होता है। अगर आप में से कोई बच्चा कहता है सर आईएस कर्व तो मुझे आता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ? नहीं आता है तो पढ़ना चाहिए था। कहाँ पढ़ना चाहिए था? सेमेस्टर 2 में पढ़ना चाहिए था। लेकिन मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मुस्कुराहट से पता चल रहा होगा, क्या पता चल रहा होगा? कि सर आपकी मुस्कुराहट से ये पता चल रहा है कि आप आईएस कर्व के बारे में बताने वाले हो। यस, जो मैंने 4 क्लासेस कही थी ना, उस 4 क्लासेस में आईएस कर्व भी होगा, बताएंगे उसके बारे में। लेकिन आईएस कर्व के बारे में बहुत कुछ बोल चुका हूँ, उतना नहीं बोलूँगा यहाँ पे। सिंपल डेरिवेशन, इक्वेशन एंड स्लोप, इतना ही बात करूँगा। आईएस कर्व, डेरिवेशन, इक्वेशन एंड स्लोप के बारे में बात करूँगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत है मुझे। सिमिलरली जब मैं एलएम कर्व के बारे में बात करूँगा, ठीक है, ठीक है सर। तो सर यहाँ एल इक्वस टू क्या है? एम है। एल इक्वस टू एम है। एल का मतलब क्या है सर? लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मतलब सर सिंपल बात करो तो मनी डिमांड। और एम का मतलब यहाँ क्या है? एम का मतलब मनी सप्लाई। मनी मार्केट में लिक्विडिटी की डिमांड और मनी सप्लाई इक्वल होती है, तो वहाँ से हम एलएम कर्व डिराइव करते हैं। सर हमें नहीं आता। क्यों नहीं आता? सेमेस्टर 3 में एलएम कर्व, सॉरी सेमेस्टर 2 में एलएम कर्व तो काफ़ी डिटेल था, कितनी क्लासेस मैंने पढ़ा की है। सर नहीं पढ़ पाए, डोंट वरी, मैं इनको रिवाइज़ करूँगा, मेरी मजबूरी है, मुझे करना पड़ेगा। अगर आपने रिवाइज़ कर रखा होता तो मुझे नहीं करना पड़ता, लेकिन मुझे पता है कि आपने रिवाइज़ नहीं किया हो, या कई बच्चों ने कर भी रखा होगा। मैं उन बच्चों को भी एड्रेस नहीं कर रहा हूँ, जिसने नहीं किया उसको कर रहा हूँ, तो ये भी मैं रिवाइज़ करूँगा। और जहाँ तक लेबर मार्केट का सवाल है, ये तो आपके सिलेबस का हिस्सा ही है, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, इसको तो मैं छोड़ नहीं सकता, इस पर तो खूब जम के बात होगी, क्योंकि इससे पहले कभी इसके बारे में बात हुई नहीं है, तो यहाँ तो बात करना ही पड़ेगा। सर जब आईएस कर्व और एलएम कर्व के बारे में बात कर लेंगे हम, तो आईएस और एलएम से मुझे क्या मिलेगा? आईएस और एलएम से मुझे एग्रीगेट डिमांड मिलेगा। और मुझे यहाँ क्या मिल रहा था? यहाँ मुझे क्या मिल रहा था? बोलो जी बोलो, क्या मिल रहा था यहाँ पे? एग्रीगेट सप्लाई मिल रहा था लेबर मार्केट से। तो अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मुझे मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाए। इससे क्या हो जाएगा? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से क्या हो जाएगा? ओवरऑल इकोनॉमी इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। कैसे सर? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। कैसे अचीव होगा, ये पूछने वाली बात है क्या? बताओ भाई, बचपन से पढ़ते आए हैं, ये एग्रीगेट डिमांड है और ये एग्रीगेट सप्लाई है। ये एग्रीगेट सप्लाई है, ये एग्रीगेट डिमांड है, ये यहाँ मीट कर रहा है आपस में,
ये हो गया क्या आपको प्राइस, और ये क्या हो गया आपका वाई, एंड प्राइस एंड वाई का ये आउटपुट है। इसका रिलेशनशिप ही क्या कहलाता है, यही तो होता है। एग्रीगेट सप्लाई में भी प्राइस एंड आउटपुट का रिलेशनशिप होता है, और एग्रीगेट डिमांड में भी होता है। अंतर सिर्फ ये है कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, एक अपवर्ड स्लोपिंग होता है। कितना अच्छा, ये तो कब से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, माइक्रो में भी पढ़ते थे, लेकिन वहाँ पे एग्रीगेट नहीं होता था, वहाँ सिंपल सप्लाई एंड सिंपल डिमांड होते थे, लेकिन मकसद वहाँ पे वही होता था। यस सर, बहुत अच्छी बात है। अब क्या है, तो सर इसका मतलब है कि आपका मकसद ये है कि मुझे किसी भी तरीके से एग्रीगेट डिमांड निकालना है। तो ये बातें क्लियर हो गई। तो अब यहाँ ये बात आता है सर कि जब तक मुझे एग्रीगेट डिमांड कर्व नहीं मिलेगा, और जब तक मैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व डिराइव नहीं करूँगा, तब तक तो मुझे इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट तो मुझे मिलेगा नहीं। जितना आपको सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपको कितना आसानी से मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। इसको डिराइव करना पड़ेगा, इसको क्लासिकल के पर्सपेक्टिव से डिराइव करना पड़ेगा, इसको शॉर्ट रन इकोनॉमिक्स के हिसाब से एग्रीगेट सप्लाई कर्व डिराइव करना होगा। क्या कहना चाह रहे हो सर आप? मैं आपको छोटी सी बात यहाँ बोल देता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कि क्लासिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है वो ऐसे होता है, और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऐसे होता है। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, और मेरे बच्चे जो मुझसे पढ़े हैं या जो नहीं भी पढ़े हैं सबको पता होगा। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व वैसे होता है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व वैसे होता है। लेकिन अब वक्त ये आ चुका है कि सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि सर ऐसे होता है, ऐसे क्यों होता है। तो इसका मतलब आप बोलना चाह रहे हो डेरिवेशन। ऑफ कोर्स यही डेरिवेशन तो इसको क्या बनाता है, इंटरमीडिएट, और ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो क्यों जल्दीबाजी किया जाए, डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बहुत जम के डिस्कस करेंगे। लेकिन जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई आपको मिल जाएगा, तो आपको कहोगे सर सिर्फ इसी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव करने के लिए हम इतना मेहनत करेंगे, क्या फ़ायदा होगा मुझे पॉइंट मिलने से? बहुत फ़ायदा होगा। देखो क्या क्या फ़ायदा होगा, देखो अगर मान लो एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाए तो क्या होगा, तो प्राइस चेंज हो जाएगा, आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। देखो ना, y1 हो गया और ये p1 हो गया। प्राइस के चेंज होने से चेंज इन प्राइस हुआ। प्राइस के चेंज होने से क्या हुआ बच्चे, जल्दी बताओ? प्राइस के चेंज होने से क्या हुआ, चेंज इन प्राइस हुआ। और क्या चेंज इन प्राइस को बता सकते हो क्या बोलते हैं हम लोग, बता सकते हो क्या बोलते हैं? चेंज इन इन्फ्लेशन बोलते हैं। मज़ा आ गया। क्या बोलते हैं उसको, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में भी दो बातें होती है, एक होती है एक्चुअल इन्फ्लेशन, एक होती है क्या आपकी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। मैं अभी आपको इधर की तरफ नहीं ले जाऊंगा, ये आपका सेपरेट यूनिट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इन्फ्लेशन, इसके बारे में अलग से बात होगी। फिलिप्स कर्व, इसके बारे में अलग से बात होगी। अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में अलग से बात होगी, बिल्कुल अलग से इसके बारे में बात होगी। कम से कम मैं मान के चलता हूँ कि मान लो कितना 6 to 8 क्लासेस तो लगेगा ही लगेगा, ये अलग टॉपिक है। मतलब आज के क्लासेस में मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि देखो आपके सामने पूरा सिलेबस को मैं खोल रहा हूँ कि पूरा पढ़ना कैसा, एक दूसरे से लिंक है, इंटरलिंक है, सबको खोल रहा हूँ। तो जब मैं आगे बढ़ूंगा तो एक स्ट्रीम होगा यही, एक स्ट्रीम तो यही है जो एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात करूंगा, आईएस के बारे में बात करूंगा, एलएम के बारे में बात करूंगा। ये जब बातें खत्म हो जाएगी तो बात करूंगा क्या, लेबर मार्केट के बारे में। और जब ये बातें खत्म हो जाएगी तो फिर बात करूंगा इन्फ्लेशन के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में। इसके बीच में बहुत सारी बातें और भी होगी, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, थ्योरी भी आएंगे, काफ़ी सारे डेरिवेशंस भी आएंगे। तो देखो सब कुछ एक दूसरे से मिला जुला है। अगर आप कहोगे अब भी जरूरत नहीं, अब देखो एक चीज़ और देखो, आपने यहाँ पे किसको शिफ्ट किया, एग्रीगेट डिमांड कर्व को शिफ्ट किया, फिर भी इन्फ्लेशन आया। ऐसा भी हो सकता है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व ना शिफ्ट करे, बल्कि क्या शिफ्ट कर जाए, बताओ क्या शिफ्ट कर जाए, एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट कर जाए। अगर एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट कर जाएगा तो भी क्या होगा, तो भी देखो प्राइस क्या हो गई, यहाँ बढ़ गई है। मैं मान लेता हूँ कि डिमांड शिफ्ट नहीं किया तो भी देखो प्राइस बढ़ गई है। दोनों भी शिफ्ट कर सकता है। तो एग्रीगेट सप्लाई के शिफ्ट करने से भी इन्फ्लेशन होता है, एग्रीगेट डिमांड के शिफ्ट करने से भी इन्फ्लेशन होता है। और ये सारा डिस्कशंस तो हम इन्फ्लेशन में करेंगे और बड़ा मज़ेदार चीज़ होने वाला है, बहुत शानदार होने वाला है। लाइव सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। जो मज़े लेने के लिए पढ़ रहा है उसको बहुत मज़ा आएगा, जो पास करने के लिए पढ़ रहा है उसका तो कुछ नहीं कर सकते। और इको ऑनर्स के बच्चे तो मज़े लेने के लिए पढ़ते हैं, पास करने के लिए पढ़ना होता तो फिर आप बीए करते, सिंपल कोर्स करते कोई।
राइट सर। तो इस तरह से एग्रीगेट डिमांड के शिफ्टिंग से भी इन्फ्लेशन होती है, एग्रीगेट सप्लाई के शिफ्टिंग से भी इन्फ्लेशन होती है। क्यों होती है, क्या होती है, मैं जानता हूँ कि मैं अभी जाके ना आउट ऑफ पर्सपेक्टिव में बात करूंगा ही नहीं करूंगा, जो मेरा पर्सपेक्टिव वहाँ बात करूँगा। लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा था कि अगर एग्रीगेट डिमांड कब डिराइव करोगे, एग्रीगेट सप्लाई कब डिराइव करोगे, तो बात वहीं ख़त्म नहीं हो जाएगी, बात उससे और आगे तक जाएगी। और कहाँ तक जाएगी, इन्फ्लेशन तक जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना है सर, सारा का सारा फोकस रखना अभी किस पे, एग्रीगेट डिमांड पे रखना है। सर एग्रीगेट डिमांड पे क्या फोकस रखना चाहते हो, अब क्या बताना चाहते हो जो हम लोग नहीं जानते हैं, ऐसा क्या खास बात एग्रीगेट डिमांड में, बताता हूँ। जब हम एग्रीगेट डिमांड पे फोकस करेंगे, मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ एग्रीगेट डिमांड, तो इसके बारे में हम क्या सिखाएंगे आपको, इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट तो हम सिखाएंगे आपको इसका डेरिवेशन। क्या सिखाएंगे बच्चे बताओ, बोलो जी, डेरिवेशन। दूसरा क्या सिखाएंगे, इसका डेरिवेशन हो जाएगा तो सिखाएंगे आपको इसका स्लोप। और तीसरा क्या सिखाएंगे, डेरिवेशन में इक्वेशन आ जाएगा, उसके बाद क्या सिखाएंगे, इसका शिफ्ट। और बताओ, अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ अगर एग्रीगेट डिमांड कर मैक्रो इकोनॉमिक्स में इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो क्या उसको डिराइव नहीं करोगे, बोलो यस या नो, डिराइव करो नहीं करोगे। क्या उसका स्लोप की जानकारी नहीं चाहिए आपको, कि स्लोप क्या है उसका, स्लोप क्या है उसका। अरे कैसी बात करते हो, स्लोप मतलब ये एग्रीगेट डिमांड कब ये होगा कि एग्रीगेट डिमांड कब ये होगा, नहीं जानना है क्या, ऑफ कोर्स जानना है। सर क्या उसका शिफ्ट नहीं पता करेंगे, कैसे शिफ्ट करेगा ये, कैसे शिफ्ट करेगा ये। मेरी कोशिश क्या, मैं इतना चीख क्यों रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपसे, मेरी कोशिश ये है कि एग्जामिनेशन तो भी दूर है, उसका तो हम सॉल्व कर लेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा, बात की बात, अभी समय है उसके लिए। मेरा मकसद ये है कि मैं हर क्लास में कोशिश करता हूँ कि आप ये समझें और ये जानें कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं। ये ना हो कि हमारा दिमाग पता नहीं घूम गया, पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कुछ, हम खुद से नहीं पूछ पा रहे कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो आप किस क्लास में किस जगह खड़े हैं, एक क्लास में आपको क्या मिला, ये जानना बहुत जरूरी है। आज की क्लास का मोटिव यही है कि आप ये जान पाओ कि एग्रीगेट डिमांड कर्व की क्या इंपॉर्टेंस थी, और इंपॉर्टेंस अगर पता चल गया तो पता करो कि उसको डिराइव कैसे करें, उसका स्लोप कैसे निकालें, उसका शिफ्ट कैसे निकालें। और यही चीज़ फिर हम किस में करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई में, डेरिवेशन, स्लोप एंड शिफ्ट, वहाँ भी यही चीज़ होगा। और जब दोनों हो जाएगा फिर उसके बाद इन्फ्लेशन की बात भी होगी, तो बात आगे चलती रहेगी। तो सबसे पहली बात आती है उसका डेरिवेशन की बात। डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व को हम डिराइव कैसे करेंगे। मैंने अभी कहा आपको कि एग्रीगेट डिमांड कर्व की अपनी कोई औकात नहीं है, ये खुद से डिराइव नहीं होता है। बताइए एग्रीगेट डिमांड कर्व किस पे डिपेंड करता है, बोलो जी बोलो, कसम आपको झूठ नहीं बोलना, सच बताओ, किस पे डिपेंड करता है, IS पे डिपेंड करता है और LM कर्व पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं IS कर्व को डिराइव कर लूँ, LM कर्व को डिराइव कर लूँ, तो कहीं ना कहीं मैं AD को भी क्या कर लूँगा, डिराइव कर लूँगा। और मैं जानता हूँ कि मैंने बच्चों को पढ़ा रखा है सेमेस्टर 2 में, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फिर से पढ़ाना है, मुझे फिर से पढ़ाना है। मैं जानता हूँ कि आपको याद होगा फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर क्या था, H अल्फा जी अपॉन H प्लस KB अल्फा जी। मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर क्या था, गामा इंटू B बाई H। सारा पढ़ा चुका हूँ, याद है नहीं याद है, जल्दी बताओ, याद है सर, नहीं तो आप लोग पढ़िए साथ साथ, मेरे साथ साथ पढ़िए, और जो लेक्चर्स मैं आपको दूंगा 30 वहाँ भी रिवाइज कीजिएगा। तो इसका मतलब सर एग्रीगेट डिमांड कर्व की अपनी इन आइसोलेशन कोई औकात नहीं है, औकात किसकी है, IS कर्व की है और LM कर्व की। अगर ये हो गया तो वो भी हो गया। तो इसका मतलब किसकी बात करें, हम बात करें डेरिवेशन ऑफ व्हाट, डेरिवेशन ऑफ IS कर्व। आज पहली क्लास है, पहली क्लास में इस सेशन की पहली क्लास है, तो पहली क्लास में हमेशा थोड़ा सा कुछ बात समझाने भी चला जाता है, तो टॉपिक ज़्यादा निकल नहीं पाता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा, अभी टाइम है। तो डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई का सॉरी IS कर्व कम से कम निकाल लूँ, IS कर्व डिराइव कर लूँ। ठीक है जी, चलिए बच्चों, ज़्यादा टाइम न लगाते हुए IS कर्व के डेरिवेशन के बारे में बात करते हैं। क्या जानते हैं IS कर्व के बारे में, आप ये जानते हैं कि सर, छोटी बात समझिएगा, IS कर्व की पूरी स्टडी जो है ना, वो शॉर्ट रन इकोनॉमिक्स की है, याद रखिएगा, किसकी है ये, शॉर्ट रन इकोनॉमिक्स की है। IS कर्व की पूरी डेरिवेशन शॉर्ट रन इकोनॉमिक्स की है। IS कर्व से पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था कीन्स ने, वो क्या दिया था उन्होंने,
उन्होंने इनकम एंड स्पेंडिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। ध्यान समझिए, जानकारी बच्चों को होती है लेकिन पर्सपेक्टिव में नहीं होती है, क्रोनोलॉजी में नहीं होती है, सीक्वेंस में नहीं होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आईएएस कर्व से या एलएम कर्व से पहले जो कॉन्सेप्ट कीन्स ने दिया था, किसका दिया था? इनकम स्पेंडिंग का। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था y इक्वस टू ए डी। लेकिन कीन से पहले क्या कॉन्सेप्ट चल रहा था? कीन से पहले कॉन्सेप्ट था क्लासिकल का। और वो क्या कहते थे? एक सेंटेंस में सिखा देता हूँ तुरंत, ज़्यादा मेरा मकसद वहाँ जाने का नहीं है। क्लासिकल के केस में जो एग्रीगेट आउटपुट होती थी वो ये होती थी LRAS, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। और इस बार मज़ा ये आने वाला है कि सेमेस्टर 3 में ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट क्यों होता है ये भी हम लोग डिराइव करेंगे। सेमेस्टर 3 में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट क्या होता है ये भी हम डिराइव करेंगे। लेकिन अभी आपको मान के चलना पड़ेगा कि क्लासिकल केस में क्या होते थे? ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व होते थे। क्लासिकल क्या बोलते थे? क्लासिकल बोलते थे कि सर जी हमारा आउटपुट तो गिवन है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं कौन कौन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये फुली एम्प्लॉयड है, फुली एम्प्लॉयड है। खासकर मैं बात करूं लेबर एंड कैपिटल की तो ये फुली एम्प्लॉयड है, इसको इससे ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यहाँ जो आउटपुट आ गया क्या आ गया? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट आ गया, इससे ज़्यादा आउटपुट नहीं बढ़ सकता है। तो सर इसका मतलब क्लासिकल के हिसाब से एग्रीगेट डिमांड कर्व का क्या महत्व था, फिर क्या इंपॉर्टेंस था? क्लासिकल कहता है कि आउटपुट तो मेरी गिवन है, एग्रीगेट डिमांड कर्व सिर्फ क्या डिसाइड करता है? प्राइस डिसाइड करता है। ये P1 हो गया, ये AD1 हो गया। अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व बढ़ के AD2 हो जाए तो प्राइस क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा। लॉन्ग रन इकोनॉमिक्स, क्लासिकल इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है? वो कहता है कि आपको आउटपुट गिवन है, आउटपुट को छेड़ नहीं सकते आप, मैक्सिमम है वो। अगर डिमांड बढ़ गई तो क्या बढ़ जाएगी? प्राइस बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। मतलब साफ सी बात है, आउटपुट गिवन है, ये गिवन है। अब प्राइस क्या होगा? प्राइस विल बी डिसाइडेड। बताओ प्राइस को डिसाइड करने वाले फैक्टर कौन से हैं? बताओ जल्दी से, सच बता क्या है? प्राइस को डिसाइड करने वाले फैक्टर कौन से हैं यहाँ पे? बोलो जी। ओ जल्दी बोलो ना, कई बच्चों ने क्या बोला? क्या बोला? जल्दी से दोबारा से। समीर, सोनल, सोनल, सोनल अभी क्लास में आई है। सोनल बताओ क्या है? प्राइस को कौन डिसाइड कर सकता है? नहीं पता आपको? अभी जस्ट आई है। तृप्ति, प्राइस को कौन डिसाइड करेगा यहाँ पे? विनय, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है सबको आंसर आता है, बस मैं आपका अटेंशन सीख कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप क्या हो गए होंगे, कॉफ़ी भी पी रहे होंगे, तकिया लेके सो गए होंगे, ये भी हो सकता है। बताओ जी। संदीप, एग्रीगेट डिमांड सबको बोलना चाहिए था। प्राइस को डिसाइड कर कौन करेगा? प्राइस विल बी डिसाइडेड बाय एग्रीगेट डिमांड। मतलब क्लासिकल के केस में एग्रीगेट डिमांड प्राइस डिसाइड करता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, गिवन क्या होता है? गिवन होता है एग्रीगेट सप्लाई, और टू बी डिसाइडेड, टू बी डिसाइड व्हाट? प्राइस। प्राइस मतलब क्या? प्राइस इज व्हाट? फ्लेक्सिबल। और कौन डिसाइड करेगा? बाय एग्रीगेट डिमांड। ये क्लासिकल की फीचर है, खास बात है इसकी। जबकि किनीशियन क्या कहता है? किनीशियन जस्ट इसका उल्टा कहता है। क्या कहता हो? वो ये कहता है बेटा जान, वो ये कहता है बेटा जान, ध्यान सुनना। वो कहता है कि हमारे एग्रीगेट डिमांड कर्व तो ये है, सॉरी एग्रीगेट शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। वो कह रहा है ये हमारा SRAS है, SRAS है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। प्राइस हमारी फिक्स है, प्राइस में कोई चेंज हो नहीं सकता है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो सकता है, प्राइस हमारी फिक्स है, सप्लाई दिया गिवन है। तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या क्या पता लगाएगा? बताओ, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या पता लगाएगा? जल्दी से, कसम है, फटाफट जल्दी बोलिए, मज़ा आ गया, जल्दी से बताओ। एक बच्चा बोल रहा है आउटपुट लेवल, दूसरा बताओ। प्रियांशी, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या डिसाइड करेगा? एग्रीगेट डिमांड कर्व, सॉरी, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या डिसाइड करेगा? सप्लाई डिसाइड करेगा सर। ये Y1, Y2, Y3, देखा, बिल्कुल अपोजिट।
मतलब शॉर्ट रन ने कसम खा रखा है जो लॉन्ग रन कहेगा उसका उल्टा कहेंगे। यहाँ पे प्राइस क्या था, वेरिएबल था। यहाँ पे प्राइस क्या फिक्स है। यहाँ पे इनकम फिक्स है, यहाँ पे इनकम वेरिएबल है। अब ये सवाल उठता है कि कौन सही है, बताओ कौन सही है, जल्दी बताओ कोई कौन सही है, क्योंकि मैंने सेकंड सेमेस्टर में डिस्कस किया। कौन सही है बच्चे, दोनों सही है। एक ही बच्चा क्यों जवाब देता है, सब क्यों जवाब नहीं देता बच्चा यार। कौन सही है इसमें, तृप्ति कौन सही है। तृप्ति ने कसम खा लिया, माइक ऑन नहीं करना आज। राधिका कौन सही है, क्लासिकल सही है, दोनों सही है। दोनों सही है, कैसे सही है सर, समय समय की बात होती है। सर किसकी बात होती है, समय समय की बात होती है। समय समय की बात मतलब क्या, टाइम टाइम की बात मतलब क्या, ये शॉर्ट रन में सही है और ये लॉन्ग रन में सही है। और ये जान लो, क्लासिकल तो शॉर्ट रन के बारे में बात करता ही नहीं है, लेकिन जो शॉर्ट रन के इकोनॉमिक्स थे ना, वो लॉन्ग रन के बारे में बात करता है। वो कहता नहीं यार, मैं मानता हूं कि लॉन्ग रन कब मैं सप्लाई कर वैसा ही होगा, लेकिन शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट को देने वाले जो इकोनॉमिस्ट थे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं देखो, लॉन्ग रन इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम क्या है कि वो शॉर्ट रन को मानता ही नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ एक शॉर्ट रन होता है और एक लॉन्ग रन होता है। लॉन्ग रन की बातें तो क्लासिकल की मुझे जस्टिफाइबल लगती है, लेकिन शॉर्ट रन की बातें उनकी है ही नहीं, डिस्कशन में नहीं है उसके। प्राइस यहाँ क्या फिक्स है, आउटपुट क्या गिवन है। अब यहाँ पे ये बात आता है कि क्लासिकल ऐसा क्यों कहता है कि आउटपुट इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्लासिकल ऐसा क्यों कहता है, क्लासिकल इसलिए ऐसा कहता है कि आउटपुट से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि क्लासिकल कहता है कि हमारे जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं वो फुली यूटिलाइज्ड हैं, तो आउटपुट इससे ज़्यादा कैसे बढ़ सकता है। और क्लासिकल कहता है कि एडजस्टमेंट जो होता है वो किसके थ्रू होता है, प्राइस के थ्रू होता है। प्राइस वेरिएबल होता है। अब क्लासिकल प्राइस को वेरिएबल कैसे मानता है, वाई द प्राइस, प्राइस इज वेरिएबल हियर, वाई द प्राइस इज वेरिएबल हियर, बता सकते हो कोई बंदा, वाई द प्राइस इज वेरिएबल हियर। क्लासिकल के हिसाब से प्राइस वेरिएबल क्यों है, कैसे है। क्लासिकल कहता है, ध्यान सुनना, क्लासिकल कहता है, यहाँ मैं डायग्राम बनाता हूँ, देखो यहाँ पे, अगर आपको आता है तो आपको इंतजार करना चाहिए अगले क्लास का। मैं तो ये मानकर पढ़ाता हूँ किसी बच्चे को कुछ नहीं आता, मैं तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। तो आज ये क्लासेस बेसिक से स्टार्ट हो रही है, धीरे धीरे ये पिकअप लेगा, हॉट होगा और पिक तक पहुँचेगा। मैं कह रहा हूँ क्लासिकल ने क्या किया, क्लासिकल ने ये कहा कि ये हमारा है LRAS और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, ये हमारी प्राइस इक्विलिब्रियम। अगर मान लो ऐसा हुआ, क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया, एग्रीगेट डिमांड 1 से एग्रीगेट डिमांड 2 हो गया, तो क्लासिकल कहता है क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि हमारे पास ये क्या हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है जल्दी बच्चे, क्या चाहिए ये जो मैंने लाइन लाइन ड्रॉ की है, लाइन ड्रॉ क्या दिख रहा है आपको, बोलो जी, क्या बात है, फैंटास्टिक। ये क्या है, ये एक्सेस डिमांड है, ये क्या है, ये एक्सेस डिमांड है। क्लासिकल कहता है ये एक्सेस डिमांड है। क्लासिकल क्या कहता है बच्चा, कहता है ये एक्सेस डिमांड है। जब एक्सेस डिमांड होगा इसका मतलब मुझे इतने आउटपुट बनाने पड़ेंगे, हमारा ये YF है, ये Y1 तक पहुंचाना पड़ेगा, Y1 तक आउटपुट पहुंचाना पड़ेगा। कौन कह रहा है, क्लासिकल। क्लासिकल कहता है कैसे पॉसिबल है, हम तो इससे ज़्यादा आउटपुट बना नहीं सकते, इससे ज़्यादा आउटपुट बना नहीं सकते। अगर आउटपुट मुझे इतना चाहिए, इतनी आउटपुट हमें बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ेगा, बताओ कैसे बढ़ेगा, कोई बता सकता कैसे बढ़ेगा। मुझे लेबर ज़्यादा चाहिए, लेबर कहाँ से ज़्यादा आ जाएगा, 8 घंटे काम करता है ना, 10 घंटे काम करवाओ, 12 घंटे काम करवाओ, उस कंपनी से तोड़वा के लेबर लेबर अपने यहाँ ले आओ, एक जगह से लेबर आएगा दूसरी जगह, एक फैक्ट्री से शिफ्ट करेगा आपके पास। इन सब चक्कर में क्या होगा, इन सब चक्कर में लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी, यस या नो। अगर वाई आपकी बढ़ी इसका मतलब लेबर की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेबर की डिमांड बढ़ने से क्या होगा, वेज बढ़ जाएगी, वेज के बढ़ने से क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगी। और जब प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी तो मूवमेंट, मूवमेंट ऑन एग्रीगेट डिमांड कर्व, मूवमेंट ऑन एग्रीगेट डिमांड कर्व। मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं जब तक ये बात आप लिखेंगे नहीं, पर लिख लीजिए इस चीज़ को, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक लिखेंगे नहीं आप इसको। आउटपुट बढ़ेगी तो लेबर की डिमांड बढ़ेगी, लेबर डिमांड बढ़ने से वेज बढ़ेगी, वेज बढ़ने से प्राइस बढ़ जाएगी। भाई वेज बढ़ने से, एक चीज़ और लिख दो इसमें, वेज बढ़ने से कॉस्ट बढ़ेगी पहले, और कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगी।
तो इसका मतलब है कि क्या कहता है, इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा क्या हो सकता है, देखो, अगर एग्रीगेट डिमांड कब यहाँ आ गया तो आउटपुट यहाँ आ सकता है। मैं सिंपली बोल देता हूँ, इसका उल्टा क्या हो सकता है, अगर वाई कम होगा तो लेबर डिमांड कम होगा, वेज कम होगा, कॉस्ट कम होगा और प्राइस कम हो जाएगा। इसका मतलब क्लासिकल थ्योरी क्या कहता है, क्लासिकल थ्योरी कहता है कि वेज को बढ़ाना और वेज को घटाना तो हमारे लिए दाएं बाएं हाथ का खेल है। कौन कह रहा है ये, क्लासिकल। हम तो वेज को बढ़ा सकते हैं, वेज फ्लेक्सिबल है। क्या कह रहा है वो, वेज फ्लेक्सिबल है। बस यही मजा आ गया। क्लासिकल के इसी कमजोरी को पिकअप कर लिया किसने, बताओ किसने पिकअप किया, क्लासिकल के इसी कमजोरी को पिकअप किया कीन्स ने, शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट देने वाले इकोनॉमिस्ट ने इसी कमजोरी को पिकअप किया। कीन्स ने क्या कहा कि भाई क्लासिकल आ जा मेरे पास, दिखाओ मार्केट में, एक बार लेबर की वेज बढ़ा दो और उसकी वेज घटा के दिखा दो, दिखा दो घटा कैसे होता है। लेबर का वेज इतना आसानी से नहीं घट सकता है, खासकर शॉर्ट रन में। अब कोई पेंडेमिक हो जाए, लंबे समय तक पेंडेमिक चले, इकोनॉमी क्रैश कर जाए, वो बात अलग है। शॉर्ट रन में किसकी मजाल है, लेबर की प्राइस घटा दोगे, एक छोटी सी सुविधाएं भी कम कर दोगे तो लेबर यूनियन क्या करेगा, जान निकाल देगा आपका, सारी हड़तालें बढ़ जाएंगे। लेबर का प्राइस इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता जितना फ्लेक्सिबल, जितना इजीली आपने मान लिया। तो क्लासिकल के इस वीकनेस पे अटैक किया किसने, कीन्स ने अटैक किया और दे दिया नया नया कॉन्सेप्ट। उसने कहा कि वेज फ्लेक्सिबल नहीं होता है। इसने क्या कहा, वेज इज नॉट फ्लेक्सिबल, वेज इज नॉट फ्लेक्सिबल। अगर वेज फ्लेक्सिबल नहीं है इसका मतलब प्राइस क्या, कांस्टेंट है, प्राइस चेंज नहीं हो सकता है। शॉर्ट रन में प्राइस चेंज नहीं हो सकता है। और साथ साथ इसने एक बात और भी करी, मैं इस पर ज़्यादा नोट्स या ज़्यादा कुछ आपको लिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि जो इंपॉर्टेंट बातें वो ऑलरेडी लिखी हुई है। और दूसरी बात कि ये सब अभी उतना इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के लिए नहीं है, हाँ कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूर इंपॉर्टेंट है। उसने एक बात और कही, उसने एक बात और क्या कही, उसने कही कि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट्स पॉसिबल नहीं है इन द शॉर्ट रन। full employment of factor inputs are not possible in short run, are not possible in short run। अगर आप साथ साथ लिखते जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो बाद में मैं इसको छोटा कर दूंगा, इसका स्क्रीन को ऐसे, और वहां से आप फोटो ले सकते हैं, या फिर ये अपलोड तो मैं करूंगा ही करूंगा। लेकिन अच्छा हो कि आप अपने आप को लाइव रखने के लिए, नींद ना आए, क्लास में बिजी रहें, तो कुछ कुछ बातें लिखते भी जाओ नोट्स बना बना करके। राइट सर, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट्स इज नॉट पॉसिबल इन शॉर्ट रन। कैसे पॉसिबल है कि हम सारे कैपिटल को, सारे लेबर को, सबको एम्प्लॉय कर देंगे, नहीं पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। राइट सर, इसीलिए जो क्लासिकल ने दो बात मानी थी कि प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी वो पॉसिबल नहीं है शॉर्ट रन में, और जो आउटपुट मैक्सिमम वो पॉसिबल नहीं है शॉर्ट रन में, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट हो गया। ये कहता है कि आपको जितना डिमांड करना डिमांड करो, जितनी एग्रीगेट डिमांड कर बढ़ानी है बढ़ाओ, सेम प्राइस पे हम सप्लाई करने को तैयार है शॉर्ट रन में, सेम प्राइस पे, क्योंकि मार्केट में लेबर अवेलेबल है, फुली एम्प्लॉयड तो है नहीं। जब तक वर्कर्स फुली एम्प्लॉयड नहीं होंगे, जब तक लेबर्स खाली रहेंगे, तब तक लेबर की प्राइस बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है, तब तक कॉस्ट बढ़ने का चांस ही नहीं है, तब तक प्राइस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जब ये सब कुछ क्या होगा, एक शॉर्ट रन पीरियड अचीव हो जाएगा, उसके बाद लॉन्ग रन में जाएगा ना, तब देखो ये प्राइस क्या होने लगा, बढ़ना स्टार्ट हो गया। मान गए बात को, तो इसलिए दोनों चीज़ को हम पढ़ेंगे और अपने अपने तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन एक बात और बताता हूँ, शॉर्ट रन में जो कीन्स ने कहा था वो क्या कहा था, कीन्स ने कहा था कि हर पॉइंट पे, बताओ हर पॉइंट पे क्या है, बताओ हर पॉइंट पे क्या है, जल्दी बोलो बच्चे, हर पॉइंट पे y इक्वल टू क्या एडी है। आपको ध्यान से सुनना चाहिए, मैं बहुत मजेदार बात बोलने वाला हूँ। कीन्स ने हर पॉइंट पे क्या कहा, y इक्वल टू एडी का। कीन्स ने हर पॉइंट पे क्या कहा, y इक्वल टू एडी का। कीन्स ने यह भी कहा कि अगर y इज मोर देन एडी होगा, इसका मतलब आपके पास अननेसेसरी अनप्लान्ड इन्वेंट्री पड़े रहेंगे, अनप्लान इन्वेंट्री रहेंगे। और कीन्स ने यह भी कहा कि अगर y इज लेस देन एडी है, इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो,
आपकी डिमांड ज़्यादा है और क्वांटिटी उतनी नहीं है, इसका मतलब आपके गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसको डिसइन्वेस्ट कर रहे हो, उसको कंज्यूम कर रहे हो, उसको यूज़ कर रहे हो। अनप्लान्ड इन्वेंट्री डिसइन्वेस्टमेंट बोलेंगे इसको, अनप्लान्ड इन्वेंट्री डिसइन्वेस्टमेंट। ये सब बात मैं टच करके निकल रहा हूँ क्योंकि ये मैंने 30 क्लासेस में ना जान निकाल के रख दी है, खूब जान निकाल के रखी है इसमें। अनप्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट, और ये क्या है? प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, सॉरी अनप्लान्ड, अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। इसको अनप्लान क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने जो आउटपुट बनाई थी ये सोच कर बनाई थी कि हमारा पूरा पूरा डिमांड हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या हो गया? अनप्लान्ड हो गया। आपके घर में जो खाना बनता है आप सोच के बनाते हो कि खाना सारा खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या हो गया? अनप्लान्ड खाना बच गए। फ्रिज में जाएंगे, एक शाम के लिए जा सकते हैं, 2 शाम के लिए जाना नहीं चाहिए, हद से एक शाम फ्रिज में इस्तेमाल कर सकते हैं आप, उससे ज़्यादा इस्तेमाल को नुकसान कर जाएगा। एनीवे, ये पूरी बात हुई। तो कीन्स ने अपनी कहानी को तो यही तक ख़त्म कर दिया था, जिसका नाम दिया था उन्होंने, क्या उसका नाम दिया था? इनकम एंड स्पेंडिंग। क्या नाम दिया था इसका इन्होंने? इनकम एंड स्पेंडिंग। पूरी बात यहाँ पे भी थी, इनकम एंड स्पेंडिंग में मल्टीप्लायर निकाला था, y इक्वस टू एडी निकाला था, एडी इक्वस टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स निकाला था, बहुत बातें करी थी। लेकिन कीन्स के कॉन्सेप्ट देने के बाद, इनकम एंड स्पेंडिंग देने के बाद, जस्ट 1 साल बाद हिक्स ने नया अप्रोच लेके आया। कौन सा? ISLM मॉडल। हिक्स मॉडल लेके आए, कौन सा बताओ? ISLM मॉडल। और इन्होंने कुछ नहीं किया, जो कीन्स के मॉडल थे, कौन सा कीन्स के जो कॉन्सेप्ट थे, क्या? y इक्वस टू एडी, उसी को पिकअप किया इन्होंने, उसको पिकअप करके इन्होंने ISLM मॉडल ले आया सामने। मतलब इसका इस्तेमाल किया उन्होंने, कीन्स के थ्योरी का इस्तेमाल किया। मतलब आप समझ लो कि उनके बीटन को आगे लेके चले गए हो, आगे लेके गए और ISLM मॉडल लेके आए। तो हमारा फोकस किस पे रहेगा? ISLM मॉडल पे ही रहेगा। हम y इक्वस टू एडी पे बहुत बातें हैं, एडी इक्वस टू होता है आपका C प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, इसमें बहुत बातें हैं, उन सारी बातों को हम डिस्कस नहीं करेंगे। C इक्वस टू क्या होता है? C बार प्लस सी वाई डी, बहुत बातें होती है, हम डिस्कस उतना डिटेल नहीं करेंगे, जितनी ज़रूरत है उतना ही करेंगे। लेकिन अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस कर रखा है कि आपको लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे, आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। आपको 2-2 लेक्चर करके रोज़ पढ़ना चाहिए, 8 दिन 10 दिन में उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए, बड़ा मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। मैंने कई बच्चे जो हमारे पूरा 30 लेक्चर्स उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मुझे मैसेज किया है उस लेक्चर्स को पढ़ने के बाद, और पूरी सेटिस्फेक्शन मुझे दिखाई है कि सर ISLM जैसा कॉम्प्लिकेट टॉपिक ने मुझे बड़े मज़ेदार तरीके से समझ में आ गया है और सारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर पा रहे हैं। और मैं आपको भी गारंटी देता हूँ, अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो एक बार प्रॉमिस करके आप 30 लेक्चर्स पढ़ लो, उसके बाद ज़िंदगी भर के लिए आपका यह सेट हो जाएगा। ISLM मॉडल आपका परमानेंट सेट बन जाएगा, कभी भूल ही नहीं सकते उन चीज़ों को आप। ठीक है बच्चे, तो बहुत बातें मैंने करी। तो अल्टीमेटली बात आती है कि मुझे ISLM मॉडल को डिस्कस करना है, तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? y इक्वस टू एडी से स्टार्ट करना है, y इक्वस टू एडी से स्टार्ट करना है। राइट सर। कीन्स ने y इक्वस टू एडी को समझाने के लिए उन्होंने किनेशियन क्रॉस भी दिया था, आपको याद है? किनेशियन क्रॉस याद है आपको? ये क्या था? ये 45 डिग्री लाइन था जहाँ पे y इक्वस टू एडी होता था। इस 45 डिग्री लाइन पे हर पॉइंट पे y इक्वस टू एडी है, ये एक इमेजनरी लाइन है, मैंने डिस्कस कर रखा है वहाँ पे। और यहाँ पे ये एग्रीगेट डिमांड कर्व होता था, AD 1, ये AD 2, ये AD 3, ये हुआ करता था। और इस हर पॉइंट पे क्या है? हर पॉइंट पे क्या है? हर पॉइंट पे क्या है? y इक्वस टू एडी है, या यूं कह लो कि I इक्वस टू एस है, हर पॉइंट पे। मान गए? ये किनेशियन क्रॉस होते थे 45 डिग्री लाइन पे। कीन्स ने ये भी दिया था, आपके सामने रखा था, इसको भी हम थोड़ा डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। अब आइए जी बच्चों, जो पिछले सेमेस्टर की बातें थी थोड़ा बहुत डिस्कशन मैंने कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि जो 10-15 दिन की ब्रेक आपको मिला है और कुछ बातें आपने भूल गया होगा या याद नहीं रखा होगा, उन सबको याद कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मुझे अल्टीमेटली आप एक छोटी सी बात बताइए कि AD को आप क्या लिखना चाहोगे? C प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। वैसे एन एक्स तो आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि ओपन इकोनॉमी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन एन एक्स क्या बिगाड़ रहा है आपका? इसको हर जगह हम ऑटोनॉमस ही मानेंगे,
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या बिगाड़ेगा आपका, हर जगह ऑटोनोमस ही मानेंगे। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, जब मैंने इनकम इक्वस टू स्पेंडिंग सिखाया था ना, स्पेंडिंग, तब इसको भी ऑटोनोमस माना था, लेकिन इसको ऑटोनोमस नहीं माना था। इसके लिए क्या कहा था, सी इक्वस टू सी बार प्लस सी वाई डी, याद है आपको, याद कीजिए, सी इक्वस टू सी बार प्लस सी वाई डी। ये सी बार क्या होते थे, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन, और ये सी क्या होते थे, ये होते थे एमपीसी, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, और मैंने अपनी क्लास में पढ़ा रखा है। लेकिन जब मुझे आई एस एल एम कर्व डिराइव करना होगा, खासकर आई एस कर्व, तो अब हम आई को ऑटोनोमस नहीं रखेंगे, नो मोर ऑटोनोमस। नो मोर ऑटोनोमस। मेरे साथ यही परेशानी है कि मैं जम के बोलता हूँ, मैं बिल्कुल टाइम नहीं देखता, मुझे जितना बोलने का मन कर रहा है मैं बोलूंगा तो बोलूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता बोलने से। क्या होगा, अगर मैं जल्दीबाजी करूंगा तो 2 क्लासेस कम लग जाएंगे, खुल के बोलूंगा तो 2 क्लासेस ज़्यादा लग जाएंगे। 2 क्लासेस क्या फ़र्क पड़ेगा, अभी तो कितना टाइम बचा हुआ है। वैसे भी आप लाइव पढ़ रहे हैं, साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स को तो आप फास्ट भी कर सकते हैं, 125 पे 150 पे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई एस कर्व को डिराइव करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट को नो मोर ऑटोनमस, तो सर क्या कहेंगे फिर, इन्वेस्टमेंट को हम फंक्शन बनाएंगे। किसका फंक्शन बनाएंगे, आई इक्वस टू आई बार माइनस बी आई। और इस पर हम इतना जम के बात करेंगे ना कि मज़ा आ जाएगा। हो सकता है आज की क्लास में यही टॉपिक हम कंप्लीट करके छोड़ दें, आई इक्वस टू आई बार माइनस बी आई। अभी तक मैंने इन्वेस्टमेंट को ऑटोनमस मान के चला था, लेकिन अब ऑटोनमस नहीं मान सकते, मान गए, क्योंकि अब मुझे कुछ और करना है, इसलिए नहीं मानेंगे इसको हम। यस सर, क्या करना है फिर सर मुझे, इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट किसका फंक्शन है, इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, बोलो ना, फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है। कैसा फंक्शन है भाई, कैसा फंक्शन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बोलो जल्दी से, कैसी बात करते हो, जल्दी बताओ, इन्वेस्टमेंट कम होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, दोनों जगह एक ही चीज लिख दिया, सॉरी। हाँ, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सॉरी, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। इनवर्सली रिलेटेड है, ये बातें भी हो चुकी है। आप खुद सोचो ना, अपने पर लेकर देखो, अगर आप मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो तो कब लगाओगे, जब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, कम हो। इन्वेस्टमेंट डिमांड है, इन्वेस्टमेंट डिमांड, और इंटरेस्ट क्या, उसकी प्राइस है। ये इन्वेस्टमेंट डिमांड है और इंटरेस्ट क्या, उसकी इंटरेस्ट उसकी प्राइस है। तो प्राइस एंड डिमांड में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड प्राइस में कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। यस सर। अब एक बात और देखिए सर, एक बात बताइए, ये आई इक्वस टू आपने आई बार माइनस बी आई लिखा, बहुत अच्छी बात है। ये आई बार क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जो इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करते, वो इन्वेस्टमेंट तो होना ही होना है, कंपलसरी इन्वेस्टमेंट्स है। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा हॉस्पिटल्स बनना ही है, ब्रिजेस बनना ही है, रोड बनना ही है, कुछ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर से होना ही होना है। वो इन्वेस्टमेंट तो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता ही है, बहुत ही कंपलसरी इन्वेस्टमेंट होता है, उनको होना ही पड़ता है। तो इसकी बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है, इसकी बात हो रही है। तो सर इसके बारे में तो समझा दिया आपने। ये बी क्या है यहाँ पे, बता सकते हो बी क्या है यहाँ पे, जल्दी बोलो बच्चों यार, बी क्या है, बी क्या है यहाँ पे, क्या, दोबारा बोलो, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी बाय इन्वेस्टमेंट। प्रियांशी ने जवाब दिया, और मेरे सारे बच्चे जवाब दे सकते हैं। करिश्मा बताओ क्या भी यहाँ पे, करिश्मा प्लीज टेल, करिश्मा। कुछ बच्चे ना माइक ऑन नहीं करना पसंद करते, पता नहीं क्या चक्कर है। व्हाट्सएप पे इतनी अच्छी बात होती है, यहाँ माइक नहीं ऑन करते, माइक नहीं ऑन करना है करिश्मा। चलो जी, मर्लिन बताओ पी क्या है, टूवर्ड्स इंटरेस्ट रेट। एक बच्चे ने कहा रेस्पॉन्सिवनेस, दूसरे बच्चे ने कहा इलास्टिसिटी, मज़ा आ गया, दोनों सेम है। इस बी को हम क्या बोलते हैं, बी को बोलते हैं, बी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बी का भी इस्तेमाल होने वाला है। बी है आपका क्या, इसको बोलते हैं क्या, रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स
टुवर्ड्स इंटरेस्ट। इसको और अगर ये सेंटेंस समझ नहीं आ रहा है तो इसको और प्यार से क्या कहा जा सकता है? प्यार से इसको कहा जा सकता है इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब क्या सर? और थोड़ा बताओ क्या मतलब। और बताता हूँ, आज और बताता हूँ। क्या बताते हो सर, बताओ। इसको हम ये बता सकते हैं, अगर मान लो मैं ऐसा कर दूं, चेंज इन आई यहाँ पे कर दूं, तो चेंज इन आई बार होगा माइनस बी इंटू चेंज इन आई होगा। लेकिन चेंज इन आई बार क्या हो सकता है? जीरो होगा, क्योंकि फिक्स पार्ट में कोई चेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन आई इक्वस टू माइनस बी इंटू चेंज इन आई। मज़ा आ गया? मैथमेटिकल तरीके समझो। क्या करेंगे सर? और कर सकते हैं। देखो हम अगर बी को सेपरेटली छोड़ दें तो चेंज इन आई अपॉन चेंज इन स्मॉल आई और माइनस साइन यहाँ पे। क्या पता चला आपको? माइनस साइन तो ये दिखा रहा है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। माइनस साइन क्या दिखाता है? बोलो जी बोलो, क्या दिखाता है बच्चे? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और नेगेटिव रिलेशन है, इसका मतलब ये क्या दिखाता है कि अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। वाइस वर्सा रिलेशन है। राइट सर। अब ये बताओ, अगर बी ज़्यादा, इसका मतलब क्या हुआ? बी ज़्यादा इसका मतलब क्या हुआ? अगर बी ज़्यादा इसका मतलब हुआ, इफ देयर इज 1% change in rate of interest, more change in investment, more change in investment। मैंने 1% ही क्यों लिया? 1% क्यों लिया? बताओ, कोई बच्चा बता सकता है? मैंने बता रखा पिछली क्लासेस में 1% क्यों लिया। डिनोमिनेटर में जो कुछ होता है ना, वो अल्टीमेटली एक पे ही आ जाता है, पर यूनिट ही हो जाता है। नहीं होता है क्या? जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट में 1000 रुपये का चेंज हुआ, इंटरेस्ट में 10% का चेंज हुआ। सपोज को एग्जांपल ले लो, क्या जाता है, तो यहाँ क्या हो गया? अगर काटोगे तो क्या निकलेगा? निकलेगा आपका 100 रुपया पर 1% आ जाएगा। 1% इंटरेस्ट पे 100 रुपये का चेंज। अगर मैं ऐसा कहूँ कि मान लो कि 1% चेंज पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में 50 का ही चेंज होता है, तो बी रिलेटिवली क्या हो गया? कम हो गया। बी रिलेटिवली क्या हो गया? कम हो गया। इसका मतलब सर बी ज़्यादा, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में ना इंटरेस्ट अगर थोड़ा सा कम हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट उछल जा रहा है, जंप कर जा रहा है, एकदम डिमांड बढ़ जा रही है। इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट से हाईली रिस्पॉन्सिव है तुरंत। अगर इंटरेस्ट के थोड़ा सा कम होने से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट के थोड़ा सा बढ़ने से इन्वेस्टमेंट क्या होगा? घट भी जाएगा। ये मत समझना कि हमेशा फ़ायदा ही आपको होगा। इंटरेस्ट के घटने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उल्टा भी हो सकता है, इंटरेस्ट के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट कम भी हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी होगा ना, मज़ा आ जाएगा। मज़ा क्या आ जाएगा? ज़बरदस्त चेंज। बी ज़्यादा, बी बहुत ज़्यादा है। अगर बी ज़्यादा है तो इसका मतलब सेंसिटिविटी ज़्यादा है। तो मैंने बी को आपको समझा दिया यहाँ पे। बिल्कुल सही बात। तो इन्वेस्टमेंट कर्व आपका समझ में आ गया। इस तरीके से आपका जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। कैसे? देखो ध्यान दो, कैसे सर? देखो बताता हूँ। इसको थोड़ा और फ्लैट कर दो। देखो ध्यान से क्या हुआ, ध्यान से देखो क्या हुआ। ये है I1, ये है I2। मैं आपको कहूँगा कि अटेंशन पे करो। अगर क्लासेस खत्म हुई तो तीसरी क्लासेस दोबारा ज्वाइन करना। आप लोग ज्वाइन करो तीसरी क्लासेस को पहले, ठीक है जी? तो मैंने क्या कहा आपको? देखो ये भी आपका इन्वेस्टमेंट है, I इक्वस टू आई बार माइनस बी आई। ये भी आपका इन्वेस्टमेंट है। दोनों में क्या फ़र्क है? एक स्टीपर दिख रहा है, दूसरा फ्लैटर दिख रहा है। क्या फ़र्क हुआ सर? अगर इंटरेस्ट में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में इतना चेंज हुआ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ले लो। और इंटरेस्ट में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में इतना चेंज हो रहा है। आपको क्या दिख रहा है? इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चेंज कहाँ दिख रहा है? इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा चेंज कब दिख रहा है? जबकि इंटरेस्ट में सेम चेंज हो रहा है, इंटरेस्ट में सेम चेंज हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो फ्लैटर आई है, वहां पे क्या हो रहा है?
इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा चेंज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चेंज हो रहा है। और आप जानते हो कि इन्वेस्टमेंट में चेंज वहाँ पे ज़्यादा होता है जहाँ पे बी क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब इसको मैं और भी थोड़ा सा आज की क्लास में एलोबरेट कर देता हूँ थोड़ा सा, और फिर अगली क्लास में बात करेंगे और सब टॉपिक बारे में। क्या एलोबरेट करना चाहते हो? देखो यहाँ पर हमने क्या देखा कि वाई एक्सिस पे आपने क्या रखा, इंटरेस्ट रखा है, और एक्स एक्सिस पे क्या रखा आपने, इन्वेस्टमेंट रखा है, रखा ना, बताओ। और स्लोप हमेशा आपने कैसे निकाला है? स्लोप निकाला है टेन थीटा, और वो क्या निकाला, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। बात समझ गए? तो आपने अभी यहाँ क्या लिया, आई इक्वस टू लिया आई बार माइनस बी आई। इस इक्वेशन को आपको आई के टर्म्स में डिराइव करना होगा, आई के टर्म्स में। क्यों सर? क्योंकि आई किस पे है, वाई एक्सिस पे है। जब भी हम लीनियर इक्वेशन लिखते हैं तो वाई इक्वस टू क्या लिख सकते हैं, एम एक्स प्लस सी लिखते हैं ना। तो यहाँ पे आई के टर्म्स में इसको डिराइव करो। मतलब क्या सर? मतलब ये हुआ कि बी आई इक्वस टू आई बार माइनस आई। देख रहे हो बच्चे, कोई खास नहीं किया, एक बार करना तो दो मुझे। आई के टर्म्स में, इंटरेस्ट रेट के टर्म्स में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कौन से एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, इसलिए मुझे करने दो। अब यहाँ आई इक्वस टू क्या हो जाएगा, आई बार माइनस बी। अब माइनस क्या होगा, वन अपॉन बी इन टू आई। आप जानते हैं जो एक्स एक्सिस के साथ होता है वो स्लोप होता है। यहाँ पे ये स्लोप है, बताओ यहाँ पे क्या स्लोप है, जल्दी बताओ। यहाँ पे क्या स्लोप है, जल्दी बताओ, स्लोप क्या है यहाँ पे? यहाँ पे ये स्लोप है, ये स्लोप है यहाँ पे। तो इस कर्व का स्लोप क्या हो गया, स्लोप क्या हो गया, वन बाई बी। अब बताओ अगर बी ज़्यादा होगा तो वन बाई बी क्या होगा, कम होगा। मतलब क्या होगा, फ्लैटर होगा, नहीं होगा? बी ज़्यादा, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ यही हुआ, ये फ्लैटर है। यहाँ पे बी क्या है, बी इज मोर। और अगर बी कम होगा तो वन बाई बी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब स्टीपर होगा, स्टीपर ये है, यहाँ बी लेस है। मैं फिर से दोबारा पूछता हूँ आपसे, मैंने क्या किया जल्दी बताइए। मैंने इन्वेस्टमेंट कर्व जो लिखा आई इक्वस टू आई बार माइनस बी आई, इस बात से आप कन्विंस हैं? ऑफ कोर्स कन्विंस होना चाहिए आपको। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, नेगेटिव रिलेशन है। बी यहाँ पे इलास्टिसिटी शो कर रहा है, रेस्पॉन्सिवनेस शो कर रहा है। और मैंने इसको आई के टर्म्स में डिराइव कर दिया तो ये क्या आ गया, वन बाई बी आ गया इसका स्लोप। वन बाई बी अगर स्लोप है, बी अगर ज़्यादा है तो वन बाई बी कम है, इसका मतलब स्लोप क्या है, कम है, इसका मतलब फ्लैटर है। और अगर बी कम है तो वन बाई बी ज़्यादा है, इसका मतलब स्टीपर है। आप क्या चाहते हो, इकोनॉमी के लिए क्या फ़ायदेमंद है, फ्लैटर। बी बेटर तो ज़्यादा अच्छी बात है, फ्लैटर फ़ायदेमंद है। यस सर। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा लास्टली, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि आज की क्लास से हम अगली क्लास में क्या लेकर के जाएंगे, तो हम ये लेकर जाएंगे कि एग्रीगेट डिमांड इक्वस टू होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। एन एक्स को ऑटोनमस मानेंगे, इसको ऑटोनमस मानेंगे, लेकिन सी इक्वस टू क्या लिखेंगे, सी बार प्लस सी वाई डी। और आई इक्वस टू क्या लिखेंगे, आई बार माइनस बी आई। और क्या लिखेंगे, जी बार, और क्या लिखेंगे, एन एक्स बार। और ये क्या लिखेंगे, ए डी। अब मुझे यहाँ क्या एक्सप्लेन करना बच जाएगा, सिर्फ वाई डी को। वाई डी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे अगली क्लास में। और वाई डी को एक्सप्लेन करके एग्रीगेट डिमांड कर्व को डिराइव करके इंटरेस्ट में चेंज करके आई एस कर्व को डिराइव कर लेंगे, उसका इक्वेशन बना देंगे और उसमें शिफ्ट भी सिखा देंगे और साथ साथ उसका स्लोप भी निकाल देंगे, जो मुश्किल से मेरे लिए 20-25 मिनट का काम होगा। तो आई एस कर्व से आप बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे। आज की क्लास में मैंने सिर्फ आई एस कर्व का डेरिवेशन ही पढ़ाया, आज मैंने बहुत कुछ पढ़ाया। आज मैंने बैटिंग यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सब जगह करी है। आज वार्म अप था एक तरह समझ लो, फ्रेश वार्म अप। मैंने कुछ लॉन्ग रन के बारे में बात करी, कुछ शॉर्ट रन के बारे में बात करी, कुछ सप्लाई कर्व के बारे में बात करी, कुछ प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात करी, कुछ वेज रिजिडिटी के बारे में बात करी जहाँ प्राइस फिक्स है शॉर्ट रन में। तो बहुत ही अच्छी बातें हुई है जो आने वाले क्लासेस का एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। एक दो क्लासेस में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मेरा तैयार हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपने एंजॉय किया होगा, और अगर अच्छा एंजॉय करना चाहते हैं तो कागज़ कलम पेन अपने पास रखिए, कुछ खाते पीते भी रहिए, हल्का फुल्का लाइव रहेंगे आप, हल्का फुल्का। और साथ साथ कभी कभार मैं कुछ अगर पूछता हूँ तो क्लास में आप मुझसे माइक ऑन करके यस या नो बोलते रहिए, उससे क्या होता है क्लास लाइव रहती है, मुझे भी जोश रहता है।
पहले क्लास में पढ़ाते थे ना, बड़ा मज़ा आता था। लेकिन अब मैं समझ लो, मैं देखो, मैं सामने देख रहा हूँ, मैं कैमरा में देख रहा हूँ, मुझे कैमरा में आप सब दिखते हैं। और कई बच्चों ने क्या किया कि अपने रिव्यूज़ के थ्रू मुझे अपना वीडियो भेजा है। तो उस वीडियो से क्या हुआ कि उनके चेहरा भी याद आ गए मुझे, तो मुझे कैमरा में सबके चेहरा दिखते रहते हैं। तो जिन बच्चों ने रिव्यूज़ नहीं भेजा है वो भी रिव्यूज़ भेज दीजिए, तो उनका चेहरा भी याद रहेगा। राइट ना? जैसे मुझे तृप्ति का, करिश्मा का, या फिर कहो कि प्रियांशी का, या सरलिन मतलब मर्लिन का, या अरिजीत का, या फिर कहो तो मोहित का, या फिर सबका चेहरा याद है। लेकिन मुझे साहिल का चेहरा याद नहीं है। दीपांशु का भी याद है, दीपांशु कुमारी का, दीपांशु कुमार का याद नहीं है। मतलब मिला जुला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप रिव्यूज़ भेज सकते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे, ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बातें मतलब पढ़ाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।